रूस देख रहा है कि उसकी अरबों डॉलर की उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां नष्ट हो रही हैं। बात यह है कि जो हथियार उन्हें हरा रहा है वो कोई बेहतरीन मिसाइल नहीं है, बल्कि साधारण और कम लागत वाले यूक्रेनी ड्रोन हैं जो पुतिन की युद्ध मशीन के सामने टिक नहीं पा रहे। यूक्रेन रूस के खिलाफ मोर्चे पर आसमान साफ करने को लगातार ड्रोन झुंडों की रणनीति अपना रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यह अभियान कैसे बढ़ रहा है। रूस में एक साहसी हमले में 3 दिन चले हमले के दौरान $60 मिलियन की वायु रक्षा प्रणाली तबाह हुई। लेकिन असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि उन्होंने क्या निशाना बनाया, बल्कि यह है कि कुछ साधारण ड्रोन कैसे अरबों डॉलर की सुरक्षा प्रणाली को पार कर सकते हैं। रूस की वायु रक्षा प्रणाली का पतन नवंबर 2025 के अंत में फ्रंट लाइन पर एक मिसाइल बैटरी के विस्फोट से शुरू नहीं होता। यह कई महीने पहले रूसी क्षेत्र के भीतर गहराई में एक ऐसे साहसी ऑपरेशन के साथ शुरू हुआ जिसने आधुनिक युद्ध में संभावनाओं की परिभाषा ही बदल दी। सालों तक यूक्रेनी शहरों में Tu-95 और Tu-20M3 बम वर्षकों की डरावनी गर्जना गूंजती रही। आसमान के ये दैत्य और शीत युद्ध की निशानियां रूसी मुख्य भूमि में हजारों किलोमीटर दूर स्थित एयरफील्ड से उड़ान भरते थे। ये वही विमान थे जो क्रूज मिसाइलों को ले जाते थे, जिन्होंने अपार्टमेंट ब्लॉकों, पावर प्लांट्स और जिंदगियों को तबाह कर दिया। रूस का पूरा वायु रक्षा नेटवर्क इन अनमोल संपत्तियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। जून 2025 की शुरुआत में यूक्रेन ने वारों से बचना छोड़ सीधे प्रहार करना शुरू किया। इस ऑपरेशन स्पाइडर वेब की तैयारी 1.5 साल से थी और इसकी निगरानी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने की। इसका लक्ष्य रूस के लंबी दूरी के बम वर्षकों को अपंग करना था, जिन्होंने यूक्रेन पर तबाही मचाई थी। योजना मोर्चे की रक्षा पंक्तियों पर हमला करने की नहीं, बल्कि सुरक्षा चकमा देकर रूसी जमीन पर हमला करने की थी। इसके बाद जो हुआ वह एक बड़े स्तर पर रणनीतिक उत्कृष्टता थी, जिसमें रूस के भीतर गहराई तक संसाधन तैनात किए गए। हमले के आदेश का इंतजार किया जा रहा था। 1 जून 2025 को 117 फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन सक्रिय हुए और उन्होंने सिर्फ एक लक्ष्य पर हमला नहीं किया। उन्होंने रूस के 5 टाइम जोन में फैले 5 बड़े एयर बेस पर एक साथ हमला किया। मुर्मांस्क से अमूर क्षेत्र तक समन्वित झुंड छोड़ा गया, जिसमें साइबेरिया का बेलाया एयरबेस सबसे चौंकाने वाला लक्ष्य था। यह यूक्रेन से करीब 4300 किलोमीटर दूर स्थित है, यानी यह जापान के ज्यादा करीब है बनिस्बत यूक्रेनी फ्रंट लाइन के। रूसी सेना इस दूरी को अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा मानकर चल रही थी। कोई भी वहां तक नहीं पहुंच सकता था, या कम से कम उन्हें ऐसा ही लगता था, जब तक ऑपरेशन स्पाइडर वेब ने उनकी सोच गलत साबित नहीं कर दी। इस ऑपरेशन की खासियत इसकी सादगी थी। ड्रोन को तोड़कर रूस में चुपचाप फिर जोड़ा गया। उन्हें सबसे आम जगहों पर छुपाया गया था, जैसा आप सोच सकते हैं। साधारण लकड़ी की झोपड़ियों की छतों के अंदर छुपाया गया, बड़े कमर्शियल ट्रकों की पीठ पर ले जाया गया। उन्होंने यहां तक कि रूसी ट्रक ड्राइवरों को भी काम पर रखा, जिन्हें यह पता ही नहीं था कि वे क्या ले जा रहे हैं, ताकि वे इन छुपे हुए लॉन्च साइट्स को चला सकें। एयरबेस के पास ड्रोन छोटे पर शक्तिशाली बम लेकर गुस्से में ततैयों जैसे झुंड में निकले। यूक्रेन में बैठे पायलटों ने लाइव वीडियो फीड और यहां तक कि रूसी नागरिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य मोबाइल फोन नेटवर्क का इस्तेमाल करके इन ड्रोन को नियंत्रित किया। रूसी सिग्नल ब्लॉकिंग तकनीक को मात देने के लिए ड्रोन ने ऐसे मुफ्त कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जिससे वे जीपीएस सैटेलाइट्स पर निर्भर हुए बिना उड़ सके। अगर कंट्रोल सिग्नल कट जाता था तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नियंत्रण संभाल लेता था। एआई एक ऑटोमेटेड पायलट की तरह था, जिसके पास पहले से तय नक्शा होता था, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि ड्रोन सीधे अपने लक्ष्य की ओर उड़ते रहें। वीडियो सबूत में दिखाया गया कि ये ड्रोन विशाल Tu-95 बॉम्बर्स के पंखों से टकरा गए, जहां ईंधन रखा जाता था, जिससे जबरदस्त और आग की बड़ी विस्फोट हुए। यूक्रेनी खुफिया के मुताबिक इन हमलों में 40 से ज्यादा सैन्य विमान, रणनीतिक बॉम्बर्स और दुर्लभ A-50 विमान निशाना बने। उन्होंने दावा किया कि एक रात में रूस के 34% रणनीतिक क्रूज मिसाइल कैरियर्स को नुकसान पहुंचाया। स्वतंत्र विश्लेषण के अनुसार दर्जन भर अपूरणीय बॉम्बर्स नष्ट हुए और नुकसान करीब $7 अरब आंका गया। ऑपरेशन स्पाइडर वेब की सबसे बड़ी बात यह थी कि रूस की सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्ति, उसका विशाल आकार, अब उसकी ढाल नहीं रह गया था। कुछ सस्ते ड्रोन पूरे रक्षा नेटवर्क को पार कर केंद्र तक हमला कर सकते थे। इस ऑपरेशन को कुछ रूसी मीडिया ने रूस का पर्ल हार्बर कहा और स्पाइडर वेब ने
मिसाल कायम की। इससे साबित हुआ कि ढाल अंदर से पहले ही टूट चुकी थी। यूक्रेनी योजनाकारों के लिए यह पहली चाल थी। अब स्पाइडर वेब हथियार पर वार करेगा। अगला कदम उस ढाल को नष्ट करना था जो उसकी रक्षा कर रही थी। साइबेरिया के एयरबेसों पर ड्रोन हमलों के 5 महीने बाद यूक्रेन ने सीखी बातों का सटीक इस्तेमाल किया और अब उनका लक्ष्य बदल गया था। अब उन्हें रूस के सबसे महत्वपूर्ण रण ठिकानों को सुरक्षित रखने वाली विशाल वायु रक्षा ढाल को व्यवस्थित रूप से गिराना था। अब नए लक्ष्य खुद रक्षक बन गए थे। 14 नवंबर को रूसी वायु रक्षा के मुख्य S-400 ट्रायम्फ मिसाइल बैटरी को निशाना बनाया गया। यह प्रणाली नोवोरोसिस्क के महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डे और बंदरगाह की रक्षा कर रही थी। यह एक बड़ी योजना के तहत हमला था। नोवोरोसिस्क सिर्फ बंदरगाह नहीं था, यह रूस की सेना और अर्थव्यवस्था का अहम केंद्र और तेल निर्यात का मुख्य मार्ग था, जिसकी सुरक्षा जरूरी थी। S-400 बैटरी $500 मिलियन की तकनीकी किला थी जो आसमान की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। इसे नष्ट करना एक बम वर्षक होने से कहीं ज्यादा बड़ा संदेश था। इससे साबित हो गया कि यह सुरक्षा कवच खुद को भी नहीं बचा सकता, तो इसके पीछे मौजूद महत्वपूर्ण संसाधनों की सुरक्षा तो दूर की बात है। जब पूरी दुनिया नोवोरोसिस्क तेल बंदरगाह पर हुए भीषण आग पर ध्यान केंद्रित किए हुए थी, उस हमले के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं। उसी समय एक दूसरा गुप्त मिशन चल रहा था। यूक्रेन की विशेष अल्फा यूनिट द्वारा उड़ाए गए लंबी दूरी के ड्रोन बेस की सुरक्षा को चकमा देकर निकल गए। उनका निशाना जलते हुए तेल टैंक नहीं थे, वे एक सैन्य क्षेत्र में छुपे 12 S-400 लॉन्चर को निशाना बना रहे थे, जो रूस की शक्तिशाली वायु रक्षा प्रणाली है। ड्रोन ने सटीक हमला किया। धुआं छंटने पर सैटेलाइट इमेज से भारी नुकसान दिखा। 4 S-400 ट्रायम्फ मिसाइल लॉन्चर नष्ट हुए, लेकिन हमले की असली प्रतिभा इस बात में थी कि क्या निशाना बनाया गया था। ड्रोन ने सिस्टम की आंखें और दिमाग जैसे 96 N6 प्रारंभिक चेतावनी रडार चीजबोर्ड और 92 N6 टारगेट एंगेजमेंट रडार ग्रेवस्टोन भी नष्ट कर दिए। अधिकांश लोग मानते हैं कि आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली सिर्फ मिसाइल ट्यूब होती है, जबकि असल में यह एक एकीकृत नेटवर्क है जो ऐसे काम करता है। चीजबोर्ड रडार क्षितिज पर खतरों की तलाश करता है, जबकि ग्रेवस्टोन रडार उन खतरों को लॉक करता है और मिसाइलों को उनके लक्ष्यों तक मार्गदर्शन करता है। इन घटकों को नष्ट करने से पूरी मिसाइल बैटरी अंधी और निष्क्रिय हो जाती है, बची लॉन्चर भी बेकार हो जाती है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने अधिक नुकसान की आशंका जताई और सुरक्षा सेवा ने इसे सही बताया। हर सिस्टम नष्ट होने पर बचाव कमजोर होता है, जिसे यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलें भुनाएंगी। यह विफलता S-400 की मुख्य तकनीकी खामी दिखाती है, जिसे यूक्रेन ने बखूबी इस्तेमाल करना सीखा है। S-400 ट्रायम्फ शीत युद्ध की इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है जो खास युद्ध के लिए बना था। इसे ऊंचाई पर उड़ने वाले तेज रफ्तार खतरों को पहचानने, ट्रैक करने और नष्ट करने के लिए बनाया गया था, जैसे कि सुपरसोनिक फाइटर जेट, रणनीतिक बॉम्बर और बैलिस्टिक मिसाइलें। इसके रडार ऊपर और बाहर देखने के लिए बने हैं और इसकी 48 N6 मिसाइलें हाई एंड मिशन के लिए $3 मिलियन से ज्यादा की हैं। सबक साफ था। रूस की सबसे उन्नत सुरक्षा प्रणाली में एक बुनियादी कमजोरी थी। इसे आसमान से आने वाले खतरों को देखने के लिए बनाया गया था, घास से नहीं, और यूक्रेन ने अभी अभी सीख लिया था कि इसके बीच से कैसे गुजरना है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब ने पूछा, अगर हम उस दिल तक पहुंचें जिसे तुमने सुरक्षित समझा था तो क्या होगा? नोवोरोसिस्क ने जवाब दिया, हाँ, रूस के चारों ओर का कवच तोड़ा जा सकता है। इस हमले से साबित हुआ कि रूस की सबसे महंगी रक्षा प्रणाली को सस्ते स्मार्ट ड्रोन से भी तोड़ा जा सकता है। इस हमले ने $500 अरब की मिसाइल बैटरी उड़ाने के साथ युद्ध का नया तरीका दिखाया और रूस की वायु रक्षा प्रणाली टूटने की शुरुआत की। अगर नोवोरोसिस्क में पहला हमला शरीर के किसी अहम हिस्से पर सटीक वार जैसा था, तो उसके बाद जो हुआ वह पूरी मशीन को एक एक करके खोलने जैसा था। उस बड़ी जीत के कुछ दिन बाद यूक्रेनी कमांडरों ने 72 घंटे का हमला शुरू किया। यह साबित हुआ कि पहली जीत किस्मत नहीं थी, बल्कि रूस की हवाई सुरक्षा में गहरी समस्याओं का संकेत था। नवंबर के अंत में यूक्रेनी ड्रोन पायलटों और सैनिकों ने 3 बड़े रूसी हवाई रक्षा सिस्टम ढूंढकर नष्ट किए। पहले 2 अलग थे, बुक मिसाइल सिस्टम और सबसे बड़ी विडंबना एक टॉर M2। टॉर M2 को असल में ड्रोन को ढूंढकर मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इस लड़ाई में उसने 2 ड्रोन खो दिए। रूस की अनुमानित $60 मिलियन लागत 3 दिन में खत्म हो गई। हर नुकसान रणनीतिक झटका था।
आइए विस्तार से समझें क्यों। यही है, बुक सिस्टम रूस की मीडियम रेंज डिफेंस की रीढ़ हैं। इनके खत्म होने से कमांड पोस्ट और सप्लाई हब्स की सुरक्षा कमजोर हो गई। टॉर M2 का नष्ट होना सबसे बड़ी विफलता है। यह रूस की शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो कम ऊंचाई वाले ड्रोन गिराने के लिए बनी है। जिस हथियार को नष्ट करने बना था उसी से खत्म होना रूस की रक्षा अवधारणा की खामी दिखाता है। टॉर M2 एक बार में सिर्फ 2-4 लक्ष्य ट्रैक व निशाना बना सकता है। यह जानते हुए यूक्रेनी रणनीति ने इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए अपनी रणनीति को बेहद सरलता से बदल लिया है, सैचुरेशन। अब वे 1 या 2 ड्रोन की जगह 10, 20 या उससे भी ज्यादा ड्रोन की समन्वित लहरें भेजते हैं। टॉर M2 पर ऐसे झुंड के हमले से उसका सिस्टम तुरंत ओवरलोड हो जाता है। उन अहम पलों में हाईटेक डिफेंस सिस्टम दबाव में आ जाता है और जो होना है वही होता है। $500 का छोटा ड्रोन लक्ष्य ढूंढ लेता है, जबकि स्पेशलाइज्ड ड्रोन किलर ड्रोन के झुंड में खो जाता है। 3 दिन के इस हमले में रूस को $60 मिलियन खर्च हुए। यह सिर्फ किस्मत नहीं थी। नोवोरोसियस्क पर हमले के बाद साबित हो गया कि सबसे उन्नत डिफेंडर भी एक न रोक पाने वाले झुंड के सामने बेबस हैं। बुक, टॉर और S-400 पर हमले रूस के लिए सिर्फ सैन्य हार नहीं बल्कि वित्तीय नुकसान भी हैं। एक असंभव गणित रूसी युद्ध मशीन को खोखला कर रहा है। चलिए एक मुठभेड़ का गणित देखते हैं। यूक्रेनी फर्स्ट पर्सन व्यू कामिकाजे ड्रोन की लागत 300 से 5,000 यूरो तक होती है। यह 350 से $5,800 तक होता है। रूस को इससे बचाव में S-400 की एक मिसाइल पर लगभग $37 मिलियन खर्च होते हैं। रूस को महंगे इंटरसेप्टर्स कुछ सस्ते ड्रोन पर दागने पड़े हैं, जो आर्थिक आत्महत्या जैसा है। यह सोने का हथौड़ा लेकर मच्छर मारने जैसा है और फिर भी चूक जाना। यूक्रेन सिर्फ युद्ध के मैदान पर ही नहीं जीत रहा है बल्कि वह आर्थिक युद्ध भी जीत रहा है। हार्डवेयर का नुकसान कहानी का एक हिस्सा है, दूसरा अहम हिस्सा औद्योगिक असंतुलन है। यह आर्थिक युद्ध एक पक्ष के लिए टिकाऊ, दूसरे के लिए विनाशकारी है। यह जानने के लिए कि यह एक पक्ष के लिए टिकाऊ और दूसरे के लिए विनाशकारी क्यों है, युद्ध के मैदान से आगे कारखानों के अंदर देखना जरूरी है। यूक्रेन का युद्ध प्रयास सैन्य उत्पादन की क्रांति से चल रहा है, जिसे विश्लेषक युद्ध का उबराइजेशन कहते हैं। इसका मतलब है कम लागत, मांग अनुसार और सर्वव्यापी हथियारों पर ध्यान देना। और नहीं, यह कोई एकल सरकारी स्वामित्व वाली विशाल कंपनी नहीं है जो वर्षों से जटिल हथियार बना रही हो। यह 300 से अधिक स्टार्टअप्स, स्वयंसेवी समूहों और छोटे वर्कशॉप्स का एक फलता फूलता विकेंद्रीकृत इकोसिस्टम है। वे एक ही सिद्धांत के साथ काम करते हैं। युद्ध क्षेत्र की समस्या की पहचान करें, व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हिस्सों का उपयोग करें और वर्षों नहीं बल्कि कुछ दिनों या हफ्तों में एक कार्यशील समाधान तैयार करें। यूक्रेन में ड्रोन को गोला बारूद की तरह माना जाता है। एक बार इस्तेमाल होने वाले, खर्च करने योग्य और बड़ी संख्या में बनाए जाते हैं। इसका नतीजा यह है कि औद्योगिक उत्पादन ऐसा है जिसे रूस कभी भी टक्कर नहीं दे सकता। यूक्रेन में ड्रोन उत्पादन राष्ट्रीय मिशन है और नीदरलैंड्स के साथ नई साझेदारी इसे तेजी से आगे बढ़ा रही है। 2025 में यूक्रेन हर साल 45 मिलियन ड्रोन बना सकता है और हर महीने सैकड़ों हजार ड्रोन फ्रंटलाइन भेज सकता है। दूसरी ओर रूस की औद्योगिक स्थिति पतन का आईना है। रूस का रक्षा उद्योग सालों तक S-400 जैसे महंगे हथियार विदेशों में ऊंचे दाम पर बेचकर अपनी सेना को सस्ते में हथियार देने के लिए सब्सिडी देता रहा। यूक्रेन में युद्ध ने इस मॉडल को पूरी तरह से तोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने आधुनिक हथियार बनाने के लिए जरूरी माइक्रोचिप्स, सटीक उपकरणों और विशेष सामग्रियों तक पहुंच काट दी है। पुर्जों की कीमत 10 से 100 गुना बढ़ गई है। कुशल मजदूर फैक्ट्रियों से हटाकर मोर्चे पर भेजे गए हैं। अब यह उद्योग उस स्थिति में काम कर रहा है जिसे आंतरिक दस्तावेजों में मैन्युअल कंट्रोल सेटिंग कहा गया है। इसका मतलब है कि रूस तयशुदा पुराने दामों पर सरकारी ऑर्डर पूरे करने के लिए जूझ रहा है, जबकि इसकी लागतें आसमान छू रही हैं। ड्रोन निर्माता क्रोनस्टार्ट जैसी बड़ी कंपनियां कर्ज और मुकदमों में डूबी हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस का दूसरे देशों को हथियार बेचने का बेहद मुनाफेदार कारोबार अब बर्बाद हो गया है। यही कारोबार उनकी पूरी सैन्य उद्योग को जिंदा रखने का पैसा देता था। रूस पहले बड़ा हथियार विक्रेता था, पर अब उसकी विदेशी बिक्री गिर गई है। रूस की जगह अब फ्रांस दूसरा सबसे बड़ा हथियार विक्रेता बन गया है। एशिया और अफ्रीका के बड़े ग्राहक अब विदेशों से खरीदारी कर रहे हैं। वे अब रूसी सैन्य सिस्टम खरीदना नहीं चाहते जो युद्ध के मैदान में कमजोर या आसानी से नष्ट होने वाले दिखते हैं, खासकर जब से प्रतिबंधों के कारण उन हथियारों की मरम्मत या उन्हें चालू रखना लगभग नामुमकिन हो गया है। इतना पैसा खोने से रूस अब अपनी सेना के हथियारों पर खर्च नहीं कर सकता।
युद्ध की फंडिंग की कहानी दो अलग तस्वीरें दिखाती हैं। यूक्रेन का रक्षा उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। 2024 में हथियार बिक्री से आय 41% बढ़ी। यह बढ़ोतरी उसके लोगों के बनाए नए स्मार्ट हथियारों जैसे ड्रोन के कारण है। इसी बीच रूस की मुख्य हथियार कंपनी रोस्टेक संघर्ष कर रही है। हाँ, वे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी अपनी सेना जो भी वे बना सकते हैं उसे खरीदने के लिए मजबूर है। वे वैश्विक आपूर्ति से कटे हुए हैं। उन्हें जरूरी कंप्यूटर चिप्स और हाईटेक पार्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। साथ ही जो पैसा वे पहले दूसरे देशों को बड़े मिसाइल सिस्टम बेचकर कमाते थे वह भी अब चला गया है। इसका मतलब है कि यूक्रेन सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं जीत रहा, बल्कि वह उस पैसे कमाने वाली मशीन को भी तोड़ रहा है जो रूस को उसके बड़े और महंगे हथियार बनाने की ताकत देती है। ढाल टूटी है और उसे बनाने वाली फैक्ट्री भी बंद हो रही है। अब मुद्दे पर लौटते हैं। 3 दिन की $60 मिलियन की यह कार्रवाई सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि नोवोरोसिस्क में लिखे वाक्य का विस्मयादिबोधक चिन्ह थी। इससे साबित हुआ कि सबसे अच्छे रक्षक भी लगातार समझदार झुंड के आगे हार जाते हैं। अब एक पैटर्न दिखने लगा था, पर ये नया सवाल भी उठाता है। हमने अरबों डॉलर की बैटरियां टूटती देखी और $60 मिलियन की ढालें कुछ ही दिनों में बिखरती देखी, सिर्फ कुछ ही दिनों में। कितना अच्छा! इसका जवाब सीधा है, एक दो भागी फॉर्मूला जिसे यूक्रेन ने बखूबी अपना लिया है। पहला, ब्लाइंड स्पॉट। हर ग्राउंड रडार की एक भौतिक सीमा होती है, वह पृथ्वी की गोलाई के पार नहीं देख सकता। S-400 जैसे विशाल सिस्टम आसमान में ऊंचाई पर उड़ते जेट्स को देखने के लिए बनाए गए हैं। पेड़ों के ठीक ऊपर नीचाई पर उड़ता एक छोटा ड्रोन उनके लिए अदृश्य होता है। यह ऐसे है जैसे एक बाजा दूसरे पक्षियों को ढूंढ रहा हो, लेकिन घास में छिपे चूहे को कभी नहीं देख पाता। यही भौतिकी नोवोरोसिस्क में देखी थी। दूसरा, झुंड। यूक्रेन ने कई सस्ते ड्रोन इस्तेमाल किए। एक $500 का ड्रोन ढूंढना मुश्किल है, तो 20 का क्या होगा? TORM-2 जो खासतौर पर ड्रोन मारने के लिए बना है, एक बार में कुछ ही ड्रोन से लड़ सकता है। 10 या अधिक ड्रोन उसे घेर लेते हैं। ड्रोन सिर्फ हथियार नहीं हैं, वे एक चलती हुई पर्दा हैं जो बड़े हमलों को छुपाते हैं। वे सुरक्षा कवच को इतना व्यस्त कर देते हैं कि दूसरे ज्यादा ताकतवर यूक्रेनी मिसाइल उस खाली जगह से निकल सकते हैं। यह फॉर्मूला तो काम करता है, लेकिन इसके लिए हर महीने हजारों ड्रोन और अच्छे पायलट चाहिए होते हैं। असली सवाल है, ये सब कहां से आते हैं? रूस जहां धीमी सरकारी औद्योगिक प्रणाली पर निर्भर है, वहीं यूक्रेन का युद्ध प्रयास अब 300 से ज्यादा तेजी से बढ़ते स्टार्टअप्स और वर्कशॉप्स के नेटवर्क से चलता है। ब्रेव वन डिफेंस टेक क्लस्टर सरकार समर्थित है और इकोसिस्टम का समन्वय करता है। यह इनोवेटर्स, इंजीनियरों और सैनिकों को जोड़ने वाला मैच मेकर और एक्सेलरेटर है। सैनिक मोर्चे पर रूसी जैमिंग जैसी समस्या पहचान सकता है। ब्रेव वन से कीव या लवीव की टेक टीम कुछ हफ्तों में काम करने वाली काउंटर मेजर बना और तैनात कर सकती है। ड्रोन को स्मार्ट गोला बारूद मानते हैं जो विनाशकारी उद्देश्य के लिए बने हैं और युद्ध के फीडबैक से जल्दी सुधरते हैं। दुनिया का सबसे उन्नत ड्रोन भी सही व्यक्ति के बिना बेकार है। यूक्रेनी विशेषज्ञ मारिया बर्लिंस्का इसे सरल शब्दों में कहती हैं, ड्रोन की सफलता का अधिकांश हिस्सा, लगभग 90%, इस बात पर निर्भर करता है कि टीम कितनी अच्छी तरह से प्रशिक्षित है, न कि ड्रोन की शानदार तकनीकी ट्रेनिंग पर। एक कुशल FPV पायलट बनने में करीब 3 महीने लगते हैं। ये ऑपरेटर वीडियो गेम खिलाड़ी नहीं, बल्कि आंशिक इंजीनियर, रणनीतिकार और मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। वे कीचड़ भरी खाइयों में टूटा हुआ उपकरण ठीक करते हैं और पल भर में ऐसे फैसले लेते हैं जो जीवन और मृत्यु का अंतर तय कर सकते हैं। इसीलिए यूक्रेन ने पायलटों की ट्रेनिंग के लिए कई केंद्र और मोबाइल स्कूल बनाए हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि मानव मस्तिष्क सबसे बड़ा हथियार है। अब इस बढ़त को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए और भी मजबूत किया जा रहा है, जिसमें ओपन सोर्स AI मॉडल्स को गोपनीय युद्ध क्षेत्र डेटा पर फिर से प्रशिक्षित किया जा रहा है। यूक्रेन ने ऐसे ड्रोन बनाए हैं जो खुद अंतिम चरण तक पहुंचते हैं, जिससे पायलट केवल लक्ष्य तय करता है। अगर आखिरी समय में रूसी जैमिंग सिग्नल काट दे, तब भी AI ड्रोन को लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। इस साधारण प्रगति ने सफलता दर को 10 से 20% से बढ़ाकर 70 से 80% तक कर दिया है। इसने एक संभावित हथियार को एक भरोसेमंद, सटीक, निर्देशित शिकारी में बदल दिया है। रूस की ढाल की घातक खामी केवल तकनीकी गलती नहीं, बल्कि सोच में बुनियादी असंतुलन है। रूस अभी भी केंद्रीकृत औद्योगिक युद्ध लड़ रहा है, जबकि यूक्रेन नेटवर्क आधारित और उद्यमशील युद्ध में है, जहां सस्ता ड्रोन, स्मार्ट आइडिया और प्रशिक्षित ऑपरेटर तकनीकी भव्यता को मात दे सकते हैं।
रूस की वायु रक्षा और बम वर्षकों का विनाश केवल पहला कदम था, अंतिम लक्ष्य नहीं। दीवार टूटने के बाद आगे बढ़ना था। यूक्रेन के ड्रोन अभियानों ने सामरिक जीत की एक श्रृंखला से एक ठोस रणनीति और रणनीतिक दंड की ओर रुख किया। लक्ष्य अब रूस की युद्ध मशीन की आर्थिक और मानसिक नींव को कमजोर करना है, न कि सिर्फ सैन्य प्रणालियों को हराना। आसमान के रक्षक माने जाने वाले रूस के वायु रक्षा तंत्र के नष्ट होते ही यूक्रेन ने तुरंत रूस की जेब पर वार करने के लिए एक नई कमजोरी खोज ली। यह पूरी तरह से आर्थिक युद्ध की ओर एक बदलाव था। यूक्रेन ने अपने लंबी दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल करके रूस की कमाई के मुख्य स्रोत, उसके तेल और गैस संयंत्रों पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया। रूस के अंदर गहराई तक रिफाइनरियों, भंडारण टर्मिनलों और वितरण केंद्रों पर लगातार हमलों का अभियान चलाया गया। ये मामूली हमले नहीं थे। अगस्त 2025 में इस अभियान ने अपना फोकस बदल दिया और आसानी से मरम्मत होने वाले हिस्सों को छोड़कर रिफाइनरी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों पर हमला करना शुरू कर दिया। CDUS पर हमले हुए और बार बार इन्हीं सुविधाओं को निशाना बनाया गया ताकि मरम्मत व संचालन रोका जा सके। उदाहरण के लिए समारा ओब्लास्ट में स्थित सिसरोन रिफाइनरी पर कई बार हमला हुआ, जिसमें 15 अगस्त और 24 अगस्त को भी हमले शामिल हैं। इसी तरह अगस्त-सितंबर में रियाजान रिफाइनरी पर कई हमलों से लंबी बंदी हुई। इन हमलों ने काफी नुकसान पहुंचाया और इन्हें खास तौर पर रूस की पेट्रोल और डीजल बनाने की क्षमता को नुकसान पहुंचाने के लिए अंजाम दिया गया था। उदाहरण के लिए नवंबर में लुकोइल वोल्गोग्राद रिफाइनरी पर हमला हुआ, जिससे मुख्य मशीन को नुकसान और परिसर में आग लग गई। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बकवास है? मुझे लगता है पहला वाला तेल से शुरू होता है, मैं तेल से शुरू करता हूँ। इस हमले ने प्लांट को अस्थायी रूप से रोक दिया और इसकी ईंधन बनाने की क्षमता का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया। यहां तक कि महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह भी सुरक्षित नहीं थे। नौसैनिक ड्रोन ने नोवोरोसियस्क के पास तेल संरचना पर हमला कर आपूर्ति बाधित की, जिससे कजाकिस्तान जैसे देशों की निर्भरता उजागर हुई। इस लगातार दबाव के कारण विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि इन हमलों ने रूस की कुल ईंधन उत्पादन का लगभग 20% ठप कर दिया था। इसके परिणाम तेज और गंभीर थे। रूस के क्षेत्रों में लोगों ने ईंधन की कमी देखनी शुरू कर दी, जिससे पेट्रोल पंप पर गैस की कीमतें आसमान छूने लगीं। इससे निपटने के लिए सरकार को कुछ समय के लिए ईंधन का निर्यात रोकना पड़ा। इसका मतलब था कि हालात स्थिर रखने की जल्दी में उन्होंने दूसरे देशों से मिलने वाला पैसा गंवा दिया। यह रणनीतिक सफलता दिखाती है कि ड्रोन से रिफाइनरी का वाल्व नष्ट करना दर्जनों टैंक नष्ट करने से भी ज्यादा असरदार हो सकता है। इसने साबित कर दिया कि आधुनिक युग में अब घर का मोर्चा कोई सुरक्षित जगह नहीं रह गया है। युद्ध का मैदान अब हर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे तक फैल चुका है। अब इसका मतलब है कि किसी देश की आर्थिक मजबूती उसकी राष्ट्रीय रक्षा का सीधा हिस्सा बन गई है। यूक्रेन ने साबित किया कि छोटी सेना विषम तकनीक से बड़े दुश्मन की आर्थिक जीवन रेखा को खतरे में डाल सकती है। ऐसा करने से स्थानीय सैन्य संघर्ष राष्ट्रीय आर्थिक संकट बन गया। रूस के लिए यूक्रेन का संघर्ष अब सिर्फ राष्ट्रीय रक्षा नहीं रहा। यूक्रेन अब ड्रोन डिजाइनिंग और संचालन की दुनिया की सबसे तेज प्रयोगशाला है। हर दिन करीब 10,000 ड्रोन मोर्चे पर तैनात होते हैं। यूक्रेन ने युद्ध के आंकड़ों का बड़ा भंडार बनाया है, जिसमें करीब 20 लाख घंटे का युद्ध क्षेत्र फुटेज है। इस डेटा सेट का इस्तेमाल AI को प्रशिक्षित करने, रणनीतियों को बेहतर बनाने और नवाचार को इतनी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जो किसी भी देश, विद्रोही समूह या सैन्य योजनाकार के लिए शांति के समय में असंभव है। यह संघर्ष दिखाता है कि नवाचार और विकेंद्रीकृत उत्पादन कैसे औद्योगिक शक्ति को चुनौती दे सकते हैं। हालांकि सबसे विनाशकारी प्रभाव छवि पर पड़ा है, यह जैसा कि सूट पहनने वाले लोग कहते हैं, ऑप्टिक्स पर। बम वर्षकों और S-400 बैटरियों के नुकसान से बढ़कर असली जीत एक मिथक के टूटने में है। कई सालों तक S-400 मिसाइल सिस्टम को रूस की अजेय सेना का प्रमाण माना गया, लेकिन जब सस्ते और साधारण ड्रोन लगातार इन्हें नष्ट करते रहते हैं, तो यह रूस की रक्षा प्रणाली में सिर्फ छेद ही नहीं करता, बल्कि उससे कहीं ज्यादा असर डालता है। इससे रूसी ताकत की धारणा टूट गई है और सभी, यहाँ तक कि सैनिक भी खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं।
यह लोगों को उनके सैन्य नेताओं पर शक करने पर मजबूर करता है और उन सैनिकों का आत्मविश्वास भी गिरा देता है जो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। यह दुनिया को एक साफ संदेश देता है, शानदार तकनीक अगर वह लगातार बदलती नहीं रहती तो बहुत जल्दी बेकार कबाड़ बन सकती है। यूक्रेन की कहानी ने साबित कर दिया कि आधुनिक संघर्ष में ताकत का संतुलन अब सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि किसके पास सबसे बड़ा हथियार है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सबसे तेजी से नवाचार कर सकता है, सबसे समझदारी से उत्पादन कर सकता है और सबसे ज्यादा लगातार खुद को ढाल सकता है। युद्ध के नियम सिर्फ दोबारा नहीं लिखे गए हैं बल्कि उन्हें हैक किया गया है, 3D प्रिंटर पर छापा गया है और भविष्य की ओर भेज दिया गया है। पूरे संघर्ष से मिलने वाला मुख्य सबक साफ है, ड्रोन के इस युग में सस्ता उपकरण बनाना और तकनीक तेजी से बदलना बड़े सिस्टम से ज्यादा जरूरी है। बहुत से समझदार लोग मिलकर और नई चीजें बनाते हुए अक्सर बड़ी धीमी सरकार या कंपनी से ज्यादा तेज और समझदार होते हैं। ऐसी वीडियो बनाने में दिक्कत है जहां कई ड्रोन हमले दिखाए जाएं, चाहे कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल न हो। वीडियो में YouTube आमतौर पर हमारी वीडियो को डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। दरअसल पिछले हफ्ते YouTube के अनुसार हमारी 4 वीडियो डिमोनेटाइज हो गई थी। ड्रोन हमलों या फ्रंटलाइन फुटेज के कारण वीडियो पर विज्ञापन दाताओं के लिए प्रतिबंध लगता है। यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिससे यूक्रेन वासी लड़कर जीवित रहने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि इन सब चीजों को कवर करना जरूरी है और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया। हमने इसे शुरू से बनाया है, इसलिए हम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हमें अपने ड्रोन हमलों को धुंधला नहीं करना पड़ता, हमें अपनी फ्रंटलाइन फुटेज को धुंधला नहीं करना पड़ता और हमें रूसी एयरबेस के नष्ट होने को भी धुंधला नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते। इस तरह हमें खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसलिए क्योंकि विज्ञापनदाता हमारे कवरेज से खुश नहीं है। हम साइट को विज्ञापनों से फंड नहीं करते बल्कि आपके समर्थन से फंड करते हैं। तो अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जो हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमसे जुड़िए। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक या स्क्रीन के QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप पहले से अपलोडेड और भविष्य के सभी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।